हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था और चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने क्या किया, एक कंटेनर लिया और यहाँ पे एक मेटल लिया, कलेक्टर है, और मेटल को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। राइट, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है एंड ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इसको अपन मेटल बोलते हैं। ये मेटल है और ये हमारा कलेक्टर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके कलेक्ट होने वाले हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप यहाँ से इस मेटल पे अगर लाइट फॉल होगा तो फिर क्या होने वाला है। तो हमने ये देखा था कि ऐसी सिचुएशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, क्लियर है, और इस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर है। और मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था इसमें कि लेट्स से अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो केस 1 में इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा। राइट, और फिर मैंने केस 2 बताया था इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, न्यू मीन्स लाइट का फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। राइट, तो अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है फिर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 रहेगा। राइट, एंड इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। फिर हमने एक और चीज़ पे डिस्कशन किया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई सोर्स है, जैसे बल्ब है, और इस बल्ब से अगर लाइट एमिट हो रहा है तो जब तक ये सोर्स सेम है फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। और मैंने एक चीज़ और डिस्कस किया था, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटोन या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मीन्स अगर n फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं a एरिया पे टाइम t में तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू n h न्यू। n फोटोन से एनर्जी मिलेगा n h न्यू डिवाइडेड बाई एरिया a बाई टाइम t। तो ये इंटेंसिटी होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंटेंसिटी चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई सरफेस ले, एरिया ए है, आप इस सरफेस को सोर्स के पास में ले जाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, सोर्स से दूर ले आएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। क्लियर। और हमने 3rd पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए कोई सोर्स है, कोई लेट्स से मेटल सरफेस है, अपने सोर्स से बहुत दूर रखा है। राइट, मीन्स इंटेंसिटी बहुत ही कम है और मैंने ये माना था कि लेट्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने का मतलब है जो यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, सिंगल लाइट भी आ रहा है तो भी न्यू शुड बी लेस देन न्यू नॉट रहा होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर डिस्टेंस पे रखने से, मीन्स सोर्स से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आप इस सोर्स के पास में लाएंगे, इस मेटल को अगर सोर्स के पास में लाएंगे, इंटेंसिटी तो इंक्रीज होगा क्योंकि आपने पास में लाया तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। तो इंटेंसिटी तो इंक्रीज होगा लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी भी नहीं होगा। क्लियर है।
क्योंकि अभी भी न्यू इज लेस देन न्यू नॉट ही रहेगा। क्लियर है? चलिए अपन इसे डिस्कशन को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए सोर्स से आपने बहुत दूर एक मेटल सरफेस रखा है। पॉइंट पे ध्यान देना, अगर सोर्स से आपने बहुत दूर एक मेटल सरफेस को रखा है और इस मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अगर मेटल को बहुत दूर रखने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो इस मेटल को पास में लाओगे, मीन्स यहाँ पे लाया मैंने, तो क्या अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज अगर दूर रखने से अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इट मीन्स न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट रहा होगा, राइट? पास में लाऊंगा तो भी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट ही रहेगा, बिकॉज जब तक सोर्स सेम है फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। न्यू नॉट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे, मेटल भी सेम है, तो अगर यहाँ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो पास में ले जाने पे भी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा। अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्लियर है? अपना डाउट ये है चेंजेस क्या क्या होंगे, मतलब अगर मैं दूर रखा है, मैंने डिस्टेंस पे रखा है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो पास में ले जाऊंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन और क्या चेंजेस पॉसिबल है यहाँ पे, और कुछ वेरिएशन हो सकता है क्या? तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि लेट्स से इस मेटल सरफेस पे मान लेते हैं कि चलो यहाँ से कुछ फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे, लेट्स से 10 फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे मान लेते हैं, राइट? तो अगर इस मेटल सरफेस पे अगर 10 फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे और मैं मान लेता हूँ कि सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, मीन्स 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? तो इस केस में मान लेते हैं जस्ट कि 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, राइट? लेकिन जैसे ही आप इस मेटल सरफेस को सोर्स के पास लाओगे तब तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो गया। इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन दिस एरिया इंक्रीज हो गया। मीन्स अगर पहले 10 फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे तो पास में ले जाने पे पॉसिबल है 20 फोटोन स्ट्राइक करेंगे। 20 फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो होगा क्या कि पहले केस में अगर आपने मेटल सरफेस को दूर रखा है तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, लेकिन पास में रखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग विल बी मोर। इट मीन्स अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे समझूँ तो हो क्या रहा है, जैसे ही आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो रहे हैं और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, मीन्स करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये इंक्रीज होगा। तो चलिए इस पॉइंट को मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। मीन्स मैंने क्या बोला कि अगर कोई मेटल सरफेस है, अगर सोर्स से आप बहुत ज़्यादा दूर रखे हो और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो पास में लाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो चलिए अपन ने लास्ट क्लास में नोट में शायद 3 पॉइंट लिखा होगा, अपन उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो नोट में आप पॉइंट नंबर 4 ऐड कर सकते हैं। लिखिए इसमें आप नोट में पॉइंट नंबर 4 लिखिए कि as we move closer to source, as we move closer to source, as we move closer to source, intensity of light increases, intensity of light increases, intensity of light increases. So number of photons striking increases, the number of photons increases as we move closer to source, intensity increases, number of photons striking increases. So number of photoelectrons या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग फ्रॉम मेटल सरफेस इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग फ्रॉम मेटल सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग फ्रॉम मेटल सरफेस इंक्रीजेज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो करंट इंक्रीजेज, करंट इंक्रीजेज। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक तो आपको नोट में पॉइंट नंबर 4 समझ में आया होगा। एक चीज़ आपको अभी तक नहीं समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे बैटरी क्यों यूज़ किया है, इस बैटरी का पर्पस क्या है। क्लियर है? अब समझने का ट्राई करते हैं कि मैंने यहाँ पे बैटरी क्यों यूज़ किया है। मान लीजिए कि अगर मैंने बैटरी यूज़ नहीं किया होता फिर क्या होता, ये समझने का ट्राई करते हैं। अगर बैटरी नहीं होता तो इस पर माइनस और प्लस चार्ज नहीं होता, राइट। अगर बैटरी नहीं होने से क्या होगा, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ से लाइट मेटल सरफेस पे आएगा, मेटल सरफेस पे लाइट आते ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर करने के बाद मूव कर सकते हैं। जिनका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा वो तो खैर यहीं पे रेस्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद इस मेटल पे, अब सोचो कोई भी एटम है, लेट्स से सोडियम ले लेता हूँ, यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग क्या होगा, Na+, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो इस मेटल पे चार्ज क्या डिपॉजिट होगा, तो चार्ज डिपॉजिटेड विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इस मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे इस मेटल पे चार्ज पॉजिटिव इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कुछ कि जैसे ही लाइट फॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आना भी चाहे, इलेक्ट्रॉन बाहर लेट से आ भी गया मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होते ही फिर से इलेक्ट्रॉन मेटल पे ही डिपॉजिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए नहीं मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर फ्लो नहीं करेंगे फिर आपको करंट नहीं मिलेगा। हमारा पर्पस यही था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि फोटॉन से या लाइट से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैटरी यूज़ नहीं किया है, तो जैसे ही लाइट मेटल पे आएगा, मेटल पे से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते ही मेटल पे प्लस चार्ज डिपॉजिट होगा। प्लस चार्ज डिपॉजिट होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी गया तो भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे।
तो प्लस एंड माइनस में अट्रैक्शन होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन वापस मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो फिर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो चाहे तो आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि बैटरी का रोल क्या है यहाँ पे। बैटरी का रोल लगाने से फ़ायदा क्या होगा, मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल दिया है, इसको पॉजिटिव माना है, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव है फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच्ड किया है, तो नेगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते रहेगा, हमेशा न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये टर्मिनल ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा, ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा। तो ऑलवेज यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिया है। पॉजिटिव से फ़ायदा क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया, राइट, तो इस पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में प्रॉपर फ्लो करेगा, तो आपको यहाँ से करंट मिलने वाला है। क्लियर है? तो लिखिए कि इसमें ये भी नोट कर सकते हैं कि इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, if battery is not connected, if battery is not connected, if battery is not connected, then क्या होगा, then after ejection of electron from metal, after ejection of electron from metal, then after ejection of electron, after ejection of electron from metal, after ejection of electron from metal, positive charge is formed on metal surface, positive charge is formed on metal surface after ejection of electron from metal, positive charge is formed on metal surface, right? So metal itself will attract electron, note करें कि so metal itself will attract electron, so metal itself attracts electron and flow of electron stops, and flow of electrons gets stopped, and flow of electrons get stopped and current becomes zero। इस केस में क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आपको ये बैटरी का अगर इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, अब एक चीज़ इसमें अपन और समझ सकते हैं, एक पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे मेटल है और ये कलेक्टर है, ये नेगेटिव टर्मिनल दिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, राइट। आपने जैसे ही यहाँ पे फोटोन के पार्टिकल मेटल पे स्ट्राइक किए, क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका स्पीड लेट्स से बहुत, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ पे समझने का ट्राई करें। मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल के पास n=1 में इलेक्ट्रॉन होगा, n=2 में इलेक्ट्रॉन होगा, n=3 में इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। और मान लेते हैं ये n=∞ है। लेट्स जस्ट ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि n=3 को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, n=2 के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और n=1 के इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। चलो मैं रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे ही। मान लेते हैं कि n=3 में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो n=3 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है। n=2 वाले को चलो मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है, और n=1 के लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। जस्ट रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने एनर्जी दिया
लेट्स से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन है। अब सोचो क्या होगा। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब क्या है कि आपने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया। अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी n=3 वाला एब्जॉर्ब करेगा, तो 15 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज हो गया जस्ट एटम से बाहर जाने में। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्लियर है। लेकिन अगर ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर n=2 वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, सोचो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 15 माइनस 10। 10 तो यूज हो जाएगा एटम से बाहर निकालने में, तो ये होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर n=1 वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर आप 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। क्लियर है। मीन्स सेम मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी 5 था, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। मतलब ऑल इन ऑल किसी भी मेटल से अगर आप किसी भी मेटल पे अगर आप फोटोन के पार्टिकल अगर इस पर स्ट्राइक करेंगे तो डिफरेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएंगे और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो मैंने यही मान लिया कि कुछ होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होगा, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा बहुत वैल्यू होगा, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है, तो ये अपने को पता है h nu माइनस h0, एनर्जी सप्लाइड माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है। तो अब क्या होगा कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये मूव करेंगे। क्लियर। लेकिन होगा क्या कि अगर आपने वोल्टेज बहुत कम रखा है, बहुत कम है, मतलब जस्ट 0.01 0.02 वोल्ट रखा है, तो बहुत कम वोल्टेज का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम रहेगा, नेगेटिव भी बहुत कम रहेगा। वोल्टेज कम होने का मतलब है कि चार्ज यहाँ पे बहुत कम है। तो यार अगर चार्ज बहुत कम है तो इस सरफेस पे, इस कलेक्टर पे कौन से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर सकते हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। जिनका काइनेटिक एनर्जी 0 है वो तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, बिकॉज इनका मूवमेंट ऐसी वेलोसिटी 0 है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज इंक्रीज करने से फ़ायदा क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन हैं जो जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम था, फिर से वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आपने इंक्रीज कर दिया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने का मतलब है अब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, मतलब जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम था, वो भी अट्रैक्ट होकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्लियर है। आप ऐसे ही वोल्टेज इंक्रीज करते रहो, वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो फिर से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब इधर मूव करते जाएंगे, अट्रैक्शन होते जाएगा। कम वोल्टेज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, किधर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज का मतलब है कि आपने पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। मतलब आप मान सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है। तो
मतलब आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि लेट्स से कोई यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, ठीक, और कुछ भी नहीं है तो ये पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ से बहुत एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है यहाँ से, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है तो कुछ पार्टिकल इधर अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्स अगर आप इंक्रीज़ करते जाओ, इंक्रीज़ करते जाओ, इंक्रीज़ करते जाओ, तो ऐसा होगा जितने भी पार्टिकल इधर मूव कर रहे थे रैंडम डायरेक्शन में, सबके सब इधर भी मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, सब इधर से निकले और जस्ट अट्रैक्ट हो गए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं सबके सब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, मीन्स करंट इंक्रीज होगा। क्लियर है? लेकिन देखो यार, आपने वोल्टेज इंक्रीज किया, एक ऐसा टाइम आएगा कि मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे, ठीक, और आपने वोल्टेज इतना इंक्रीज कर दिया कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होके इस कलेक्टर पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक। लेकिन आपने इससे भी ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, अब कोई फ़ायदा है क्या? जितने इलेक्ट्रॉन थे सब मूव कर गए इधर, फिर भी आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन 10 ही है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही इधर मूव कर सकते हैं, तो करंट का जो होगा एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? करंट मैक्सिमम कब होगा? जब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास, मीन्स कलेक्टर ये है, तो कलेक्टर के पास अगर कलेक्ट हो रहे हैं उस केस में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद आप वोल्टेज कितना भी इंक्रीज कर लें, करंट का वैल्यू इंक्रीज नहीं होने वाला है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इस एक्सिस पे लेट्स से वोल्टेज है और इस एक्सिस पे करंट है। अगर वोल्टेज 0 है बैटरी का तो भी इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएंगे, अगर आपने वोल्टेज 0 रखा है तो भी थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ सकते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एक टाइम के बाद इंक्रीज होगा, एक टाइम के बाद करंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स ये लाइन कांस्टेंट होगा। क्लियर है? आई होप किसी को डाउट नहीं है। ये ग्राफ का नेचर समझने का ट्राई करो। करंट एंड वोल्टेज में, वोल्टेज अगर 0 है तो करंट का कुछ वैल्यू होगा, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे, वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब प्लस चार्ज इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके साइड में अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे सबके सब इधर अट्रैक्ट होके मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इस मैक्सिमम करंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट। क्लियर है? मान लीजिए ये इंटेंसिटी I1 पे मैंने ये कर्व प्लॉट किया है। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर दोगे, फोटोन का अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, फील करना फोटोन का इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप फोटोन का इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो फिर सेम वोल्टेज पे करंट आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर से ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फिर से ये ग्राफ फिर से ऐसी स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये लेट्स से इंटेंसिटी I2 पे है, मैं अगर बात करूँ इंटेंसिटी, तो यहाँ से I2 इज
ग्रेटर देन I1 रहेगा। मीन्स अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होते जाएगा। क्लियर है? तो आपको एक सैचुरेशन करंट क्या होता है ये समझ में आया होगा। सैचुरेशन करंट मीन्स इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी मैक्सिमम करंट पॉसिबल है, इस करंट को क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। राइट? तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लें जल्दी से, फिर सैचुरेशन करंट का डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए फिर आप ये लिख लें इसका डेफिनेशन। सैचुरेशन करंट तो सैचुरेशन करंट का डेफिनेशन लिखिए कि मैक्सिमम करंट बाय अ मेटल, मैक्सिमम करंट बाय अ मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, maximum current by a metal in photoelectric effect is called saturation current. Maximum current by a metal in photoelectric effect is called saturation current. क्लियर है? एक और टर्म यहाँ पे आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन इसको V नॉट से, V मीन्स पोटेंशियल, V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जल्दी से हेडिंग दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो अपन ये समझने का ट्राई करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। नेम से ही समझ में आ रहा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता है इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आने के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के कारण करंट मिलता है आपको। राइट? तो अगर आपको करंट का वैल्यू 0 करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को अगर आपको स्टॉप करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जो भी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? तो चलिए लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, इसका डेफिनेशन लिखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड to make current equal to 0 in photoelectric effect, in photoelectric effect is called stopping potential. हो गया? अब थोड़ा सा ये समझने का ट्राई करना कि देखो यार, मान लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। लेट्स ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है, एक का काइनेटिक एनर्जी 0 है, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी लेट्स से Ke1 है, तीसरे का थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है Ke2 है, थर्ड का काइनेटिक एनर्जी Ke4 है, एक का सबसे ज़्यादा है, मान लो Ke मैक्स बोल देता हूँ। राइट? तो कलेक्टर पे पहुँचना है। कलेक्टर पे पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, किसके चांसेस सबसे मैक्सिमम है,
ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा के ई मैक्स। जिस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, जिसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ये कलेक्टर पे इजीली पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है या पोटेंशियल अप्लाई करना है, सो दैट कलेक्टर पे कोई इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं। तो आप सोचो आपको कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मिनिमम पहले किसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा सो दैट सब स्टॉप हो जाए। तो अगर आपने इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया सो दैट ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, तब तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो वाले को तो स्टॉप कर, ऑलरेडी स्टॉप्ड है यार, इसको तो स्टॉप करना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी वन वाले को, इसका थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी है तो थोड़ा सा एनर्जी दूंगा, स्टॉप हो जाएगा यार। कैसे होगा देखेंगे बाद में। मीन्स इसको स्टॉप करने के लिए थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करेंगे थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी 4 वाले को स्टॉप करेंगे थोड़ा ज़्यादा और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। राइट? तो अब बताओ, की पॉइंट ये है कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाले को स्टॉप कर दिया, जिस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टॉप कर दिया, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे। क्लियर है? मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझने का ट्राई करें। स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स आपको इतना पोटेंशियल अप्लाई करना है सो दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 हो जाए। ये पॉइंट चमका गया? फिर से बोल रहा हूँ, आपको स्टॉप करना है, करंट 0 करना है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले का यहाँ पे पहुँचना। अगर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया क्या? अब चाहे तो ये लाइन लिख सकते हैं कि लिखिए इसमें, बस ये ड्रॉ मत करो, जाओ तो एक लाइन और लिख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल में। प्रॉब्लम अपन यहीं से सॉल्व करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड to stop electron having मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने इसको स्टॉप कर दिया, इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। प्रॉब्लम में अपन यही यूज़ करने वाले हैं कॉन्सेप्ट। अब आपको ये समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन है और आपने इसको 2 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर दिया, 2 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट? मतलब सोचो, पहले इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, आपने 2 वोल्ट इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इसका काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। रिवर्स में सोचते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका काइनेटिक एनर्जी है और इसको स्टॉप करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 पे लाना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? 2 वोल्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं तो फिर स्टॉप हो जाएगा। नहीं चमका? फिर से समझते हैं। मान लीजिए कोई 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया आपने। पहले तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी 0 होता है और इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दोगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? रिवर्स में
किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको स्टॉप करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? 1 वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलो, इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, काइनेटिक एनर्जी 0 पे लाना है, अपोजिट डायरेक्शन में कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? 10 वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन के पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, काइनेटिक एनर्जी 0 पे लाना है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? 20 वोल्ट। क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको इसमें डाउट नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है यार, काइनेटिक एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉप करने के लिए ई हटाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पाओ, तो आपको 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रिक्वायर्ड होगा? 20 वोल्ट का। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। क्लियर है? और लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि लेट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट। वैसे मैं सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता हूँ? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड कर लूँगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेट्स से आगे आंसर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हटाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पाओ, 10 वोल्ट। प्रॉब्लम तो अपन ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ से थोड़ा सा और अगर अपन डेरिवेशन करें, के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। के ई मैक्स के लिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है तो के ई मैक्स विल बी इक्वल टू ई वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी 10 ई वी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, काइनेटिक एनर्जी इज ई इंटू वी नॉट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ से वी नॉट इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। फिर से अपन ये एक्सप्रेशन कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं प्रॉब्लम में। फिर से बोल रहा हूँ, क्या करने वाले हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा, कुछ भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चाहे तो बस लिख लीजिए और चलिए इस पर कुछ 1-2 प्रॉब्लम करते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। लिखिए प्रॉब्लम कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, a photon of wavelength 5000 angstrom, a photon of wavelength 5000 angstrom strikes a metal surface, a photon of wavelength 5000 angstrom strikes a metal surface. The work function of metal is 2.2 electron volt. Given है आपको the work function of metal is 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है
Calculate the energy of photon in electron volt. Calculate the energy of photon in electron volt. First problem. Calculate the energy of photon in electron volt. Second problem. Maximum kinetic energy of photoelectron. Second, maximum kinetic energy of photoelectron. And third problem is velocity of photoelectrons. वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आप एक काम करें, जल्दी से सॉल्व करें। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, फिर खुद से सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें आप। तो चलिए, यहाँ पे पहला तो प्रॉब्लम था कि आपको एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए। तो एनर्जी इक्वल आपको पता है 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम। तो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको 124/50। तो ये हो जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर सकते हो आप। सेकेंड पार्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको फॉर्मूला पता है, के ई मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2.48, एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन इज 2.2। तो ये कितना हो गया 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड पार्ट है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब पुट कर दो 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर दो, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू v²। ये मैंने एक कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में किया है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी विल बी 2 इंटू 0.28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का स्क्वायर रूट। सॉल्व कर लेना, तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। क्लियर है क्या? जल्दी से नोट करें और नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिखिए कि व्हेन photon of wavelength 1240 angstrom, when photon of wavelength 1240 angstrom strikes a metal surface, when photon of wavelength 1240 angstrom strikes a metal surface, the photoelectrons, when photon of wavelength 1240 angstrom strikes a metal surface, the photoelectrons of maximum kinetic energy, the photoelectrons of maximum kinetic energy, the photoelectrons of maximum kinetic energy has thrice of maximum kinetic energy, has thrice as much as maximum kinetic energy, has thrice as much as maximum kinetic energy from a source of wavelength 2480 angstrom। फिर से बोल देता हूँ प्रॉब्लम। When photon of wavelength 1240 angstrom
strikes a metal surface, the photoelectrons of maximum kinetic energy has thrice as much as maximum kinetic energy from a source of wavelength 2480 angstrom from the same metal surface. From the same metal surface. फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट प्रॉब्लम इसका, फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. फर्स्ट पार्ट, फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. सेकेंड पार्ट इसका, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको समझ में आ रहा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. तो फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल. सेकेंड पार्ट, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल. थर्ड पार्ट, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल when light of wavelength 3100 angstrom. Find stopping potential when light of wavelength 3100 angstrom is incident on this metal. When light of wavelength 3100 angstrom is incident on this metal. ट्राई करें कंप्लीट करने का.